नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टूडेंट हब पर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो कक्षा 10 का अध्याय मानव स्वास्थ्य हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने अब तक क्या कुछ पढ़ लिया? प्रोटीन कुपोषण, विटामिन कुपोषण, खनिज कुपोषण के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे 2 सवाल किए थे। आपको उन 2 प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में ज़रूर देना है। इसी प्रकार आपसे इस वीडियो में भी कुछ सवाल किए जाएंगे, उनका उत्तर भी आपको ज़रूर देना है ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आपका टॉपिक कितना क्लियर हुआ है वो आपको खुद को पता चल सके। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पीने योग्य पानी के गुण व दूषित पानी के दुष्प्रभाव। बच्चों, पानी हमारे लिए मौलिक आवश्यकता है। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। तो पीने योग्य पानी कैसा होना चाहिए, उसके क्या गुण होने चाहिए और दूषित पानी से हमें क्या नुकसान है, क्या इसके दूषित पानी के दुष्प्रभाव हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीने योग्य पानी के गुण। जल पृथ्वी पर उपलब्ध एकमात्र ऐसा तत्व है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं द्रव्य, ठोस व गैस में एक साथ प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। बच्चों, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा कि पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी होंगी आपने। उसमें आपको बताया गया था कि जल एक ऐसा तत्व है, एकमात्र ऐसा तत्व है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में उपलब्ध है। ये द्रव्य भी है, ठोस भी है, गैस भी है। द्रव्य जल, ठोस बर्फ के रूप में, गैस के रूप में भाप। तो जल एकमात्र ऐसा तत्व है जो तीनों अवस्थाओं में विद्यमान है। यहाँ पर अब देखेंगे हम पीने योग्य पानी के जल के गुण कि जो हम पानी पीते हैं उसके मुख्य गुण क्या होने चाहिए। जल में आंखों से दिखने वाले कण और वनस्पति नहीं हो। बच्चों, ध्यान दीजिए, जब भी हम पानी पिएं तो छान कर पिएं, उबाल कर पिएं, फिर ठंडा करके पानी पीना चाहिए ताकि उसमें जो विषाणु हैं वो मर जाएं। और जल में आंखों से दिखने वाले कण और वनस्पति न हो। हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव न हो। तो हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीवों को ख़त्म कैसे कर सकते हैं हम? पानी को उबाल कर पिए। जल का पीएच संतुलित हो। जल का जो पीएच मान है वो संतुलित हो। संतुलित मात्रा में पानी पीने के क्या लाभ हो सकते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। डॉक्टर भी ये कहते हैं, आपने बहुत जगह सुना होगा कि जो जल है वो हमें अधिक से अधिक मात्रा में पीना चाहिए। तो संतुलित मात्रा में पानी पीने के क्या लाभ हो सकते हैं? एक दिन में कम से कम 8 गिलास पानी सेवन करना चाहिए। दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीने से शरीर में रहने वाले जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी रहने से शरीर में ऊर्जा व चुस्ती बनी रहती है। शरीर में रेशों फाइबर की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पानी से शरीर में चर्बी जमा नहीं होती। पानी पीने से शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी होने की संभावना कम हो जाती है। भरपूर पानी पीने से पथरी का खतरा भी टला रहता होगा। बच्चों, ये पथरी के बारे में आपने अक्सर सुना होगा। जिनको पथरी होती है, डॉक्टर द्वारा उनको ये विशेष सलाह दी जाती है कि आप जितना हो सके उतना पानी पिएं। तो पानी पीने के हमें बहुत लाभ हैं। पानी आसानी से मिल जाता है, एक मौलिक आवश्यकता है हमारी। तो केवल पानी पीने से हमारे इतने प्रकार के रोग दूर हो सकते हैं, हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है। तो हमें पानी ज़रूर पीना चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए। 8 से 10 गिलास पानी रोज़ पिएं। अब पहले हमने पढ़े कि पानी के गुण क्या होने चाहिए और पानी के जो अच्छे प्रभाव हैं हमारे स्वास्थ्य पर वो क्या हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूषित पानी के दुष्प्रभाव, यानी दूषित पानी पीने से हमारे स्वास्थ्य पर
क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। दूषित जल के साथ कई प्रकार के विषाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जो हैजा, पेचिस जैसी बीमारियों के कारण बनते हैं। नंबर 2, गंदे पानी से वायरल संक्रमण भी हो सकता है। वायरल संक्रमण के कारण हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड और पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां भी होती हैं। तो बच्चों, गंदे पानी से वायरल संक्रमण क्या होता है? जो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो कोरोना संक्रमण है वो एक प्रकार का वायरल संक्रमण है। तो गंदे पानी से वायरल संक्रमण भी अधिक होता है। क्यों? गंदे पानी में वायरस मिल जाते हैं जिसे पीने के बाद वायरल संक्रमण हो जाता है। तो नंबर 3 पर बाला या नारू रोग एक भयानक रोग था जो राजस्थान में फैला था। एक समय राजस्थान में गंभीर समस्या थी। इसका रोगजनक ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस नामक कृमि है। तो बच्चों, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। ये बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न महत्वपूर्ण रहता है कि नारू रोग का रोगजनक कौन है। तो इसका क्या नाम है? ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। ये नारू रोग का रोगजनक है। इसकी मादा कृमि सदैव अंडे जल में देती है। ऐसे जल के उपयोग से यह रोग संक्रमित हो जाता है। तो वैसे तो बाला या नारू रोग का राजस्थान में 2001 के बाद एक भी मरीज नहीं पाया गया, परंतु ये दूषित जल के दुष्प्रभाव हैं जो हमारे स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं, हमें बीमार कर सकते हैं। तो बच्चों, जल को सदैव शुद्ध करके पीना चाहिए, उबालकर ठंडा करके पीना चाहिए, जिससे हमारे शरीर रोग से बचा रहे। तो बच्चों, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? पानी मनुष्य की मौलिक आवश्यकता है, अतः सदैव जल को उबालकर और छानकर उसका उपयोग करना चाहिए। बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे मोटापा। मोटापा वह स्थिति है जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि यह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। तो मोटापा बच्चों, आपने अक्सर भारी शरीर के लोग देखे होंगे, हमें अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो इसका मोटापे का प्रमुख कारण क्या है? शरीर में वसा का अत्यधिक मात्रा में एकत्रित हो जाना। ठीक है, यह संभावित आयु को घटा सकता है कि मोटापे के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां शरीर को पकड़ लेती हैं, जिससे व्यक्ति की जो संभावित आयु है वो कम होने लगती है, वह बीमार होने लगता है। आगे हम पढ़ेंगे बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स। ये एक प्रकार का इंडेक्स है, मापन है, जिसके द्वारा मोटापे का मापन किया जाता है कि कौन सा व्यक्ति मोटा हो सकता है, कौन सा व्यक्ति मोटा नहीं है। मानव भार व लंबाई का अनुपात होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो बच्चों, ये आपको याद रखना है, विशेष रूप से बॉडी मास इंडेक्स बोर्ड की परीक्षा में पूछ लिया जाता है। बॉडी मास इंडेक्स ये मानव भार व लंबाई का अनुपात होता है। मोटापा पूर्व स्थिति क्या होती है? जब बीएमआई 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो, यानी कि 1 वर्ग मीटर में 25 किलोग्राम होने पर मोटापे की पूर्व स्थिति होती है। लेकिन मोटापा कब होता है? मोटापा होता है जब बीएमआई 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आता रहा है। 2017 के बोर्ड के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया था और ये प्रश्न समय समय पर बोर्ड में आता रहा है। मोटापा बहुत से रोगों से जुड़ा हुआ है, जैसे हृदय रोग, मधुमेह। तो बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा, जो व्यक्ति वृद्ध अवस्था में आपने व्यक्ति देखे होंगे वो मोटापे के शिकार होते हैं। उनमें विभिन्न रोग मोटापे के कारण आते हैं, हृदय रोग, मधुमेह, निद्राकालीन श्वास समस्या, कई प्रकार की कैंसर और अस्थि संध्यार्थी। तो मोटापे के प्रमुख कारण क्या है? मोटापे का प्रमुख कारण ऊर्जा के सेवन व ऊर्जा के उपयोग में असंतुलन है। असंतुलन कैसे बच्चों? असंतुलन ऐसे, जैसे कई व्यक्ति
ऊर्जा तो आवश्यक मात्रा में लेते रहते हैं, ऊर्जा अधिक मात्रा में लेते हैं, लेकिन उसका आवश्यक उपयोग नहीं कर पाते, यानी वो श्रमहीन जीवन जीते हैं, यानी कोई शारीरिक कार्य नहीं करते। ऐसे व्यक्तियों में मोटापे की संभावना बढ़ जाती है और मोटापा उनके स्वास्थ्य को खराब करता है। अधिक चर्बी युक्त भोजन करना, दूसरा कारण मोटापे का अधिक चर्बी युक्त, चर्बी यानी वसा, अधिक क्रियाओं को सही शारीरिक क्रियाओं को, नंबर 3 पर शारीरिक क्रियाओं को सही ढंग से नहीं करना। शारीरिक क्रियाएं यानी व्यायाम हो गया, आपका श्रम हो गया, शारीरिक श्रम हो गया, उनको सही ढंग से नहीं करने के कारण भी मोटापा फैलता है। तो बच्चों हमने पढ़ा मोटापा, अब आप पढ़ेंगे रक्तचाप। रक्तचाप ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। अब हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। तो रक्तचाप रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों के दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। तो बच्चों हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की नसें पाई जाती हैं जिनमें रक्त बहता है। आपके हाथों में देखने से दिख जाता है कि जब भी हमें इंजेक्शन दिया जाता है तो उन नसों में दिया जाता है जिन्हें रक्त वाहिनियाँ कहा जाता है। इन वाहिनियों की दीवारों पर ये वाहिनियाँ ये पाइप की समान होती हैं, जैसे पाइप होती हैं, जैसे पाइप में जल बहता है उसी प्रकार रक्त वाहिनियों में रक्त बहता है। इनकी दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। रक्त वाहिनियों के दीवारों पर डाले गए दबाव को कहते हैं रक्तचाप। धमनियाँ वह नलिकाएं हैं जो हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतकों और अंगों तक ले जाती हैं। किसी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक रूप में व्यक्त किया जाता है, जैसे 120/80। सिस्टोलिक अर्थात ऊपर की संख्या यानी 120 सिस्टोलिक है। धमनियों के दबाव को दर्शाती है। जो धमनियों का जो दबाव है उसे सिस्टोलिक संख्या दर्शाती है। इसमें हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर, आपको पता है कि हृदय पंप करता है, इसकी मांसपेशियां संकुचित होती हैं, तो हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती हैं। डायस्टोलिक रक्तचाप अर्थात नीचे वाली संख्या 80 धमनियों में उस दाब को दर्शाती है जब संकुचन के बाद हृदय की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। एक सामान्य व्यक्ति का डायस्टोलिक रक्तचाप पारा की 60 से 80 मिलीमीटर के बीच होता है, जबकि सिस्टोलिक रक्तचाप पारा के 9 से 120 मिलीमीटर के बीच होता है। बच्चों एग्जामिनेशन हॉल तक आपको ये प्रश्न याद करने होंगे, तो ध्यान से सुनिए प्रश्न को कि व्यक्ति में सिस्टोलिक रक्तचाप पारा के कितने मिलीमीटर के बीच होना चाहिए। सामान्य व्यक्ति में सिस्टोलिक रक्तचाप पारा के कितने मिलीमीटर तक होना चाहिए। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, जल्दी से आंसर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को रक्तचाप मापी स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं। ये भी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। रक्तचाप मापी स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं। 1733 में स्टीफन हेल्स ने सर्वप्रथम घोड़ों में रक्तचाप का मापन किया। 1983 में कैप्लन ने रक्तचाप को परिभाषित किया। ये दो प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं बच्चों, इन्हें भी आप याद करने का प्रयास करेंगे। निम्न रक्तचाप, बच्चों अब आपको रक्तचाप के दो प्रकार पढ़ाए जाएंगे। आपने अक्सर सुना होगा बीपी लो हो गया, बीपी बढ़ गया। तो बच्चों इस वीडियो में हम समझेंगे कि लो बीपी क्या होता है, हाई बीपी क्या होता है। ठीक है, वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं। तो बच्चों जो हमारी नसें हैं, जो हमारे शरीर में
रक्त के लिए पाइप्स लगी हुई हैं, उनमें जब रक्त का प्रवाह धीरे हो जाता है और उनकी दीवारों पर रक्त का दाब जब कम हो जाता है तो उसे निम्न रक्तचाप कहते हैं। रक्त का प्रवाह कम होता है तो मस्तिष्क, हृदय तथा गुर्दे जैसी महत्वपूर्ण इंद्रियों में ऑक्सीजन व पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाते। बच्चों, ये तो कॉमन सी बात है कि रक्त का प्रवाह कम होगा तो मस्तिष्क और हृदय में कुछ परेशानियां आएंगी, हमारे शरीर में परेशानियां आएंगी, क्योंकि जो रक्त है वो शरीर के अंगों को ऊर्जा प्रदान करता है, और जब वो रक्त ही धीरे धीरे पहुंचने लगेगा तो शरीर के अंग हैं वो कार्य कैसे कर पाएंगे। बच्चों, हमने पढ़ा निम्न रक्तचाप, अब हम पढ़ेंगे उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? धमनियों में रक्त प्रवाह तेज होने के कारण। देखो बच्चों, धमनियों जो पाइप्स हैं हमारे शरीर में, रक्त की पाइप्स हैं, छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी पाइप्स होती हैं, उनमें जो रक्त प्रवाह है वो तेज हो जाता है, अत्यधिक तेज हो जाता है, और उनकी जो दीवारें हैं, धमनियों की दीवारों पर रक्त का दाब भी बढ़ जाता है, जिसके कारण उच्च रक्तचाप या फिर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। और इसके कारण क्या है? यह चिंता के कारण, टेंशन बहुत ज़्यादा, जो लोग टेंशन लेते हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्रोध, गुस्से से भी, ईर्ष्या, भ्रम। अब बच्चों, यहाँ पर आपको मैं भ्रम के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। आपको एक उदाहरण देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आप रात में कहीं गए, बाहर जा रहे हैं, रोड पर जा रहे हैं, आपने काली रस्सी पड़ी हुई देखी या फिर बेल्ट पड़ा हुआ देखा, आपको क्या भ्रम हुआ? आपको भ्रम हुआ कि यह सांप है। तो यदि कमज़ोर दिल का व्यक्ति है तो उसी समय उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हृदय तेज गति से पंप करने लग जाता है। कई बार आवश्यकता से अधिक भोजन खाने से, मैदे से बने खाद्य पदार्थों, चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ, मांस, चाय, सिगरेट, शराब व श्रमहीन, यहाँ पर बच्चों बात की गई है श्रमहीन जीवन। श्रमहीन जीवन यानी शारीरिक सक्रियता का अभाव वह व्यायाम के अभाव से होता है। तो बच्चों, आपसे पूछ लिया जाए कि उच्च रक्तचाप के कारण क्या है, तो आप निसंकोच ये कारण बता सकते हैं। तो उच्च रक्तचाप से प्रभावित मरीज हैं, उनके लिए क्या, उन्हें ठीक करने के लिए क्या उपचार किए जा सकते हैं? तो देखिए, ऐसे मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। पोटेशियम बच्चों, पोटेशियम एक खनिज पदार्थ है, खनिज है, और इसकी चर्चा हमने इस वीडियो के पहले पार्ट में की है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए, जैसे ताज़े फल, डिब्बे में बंद सामग्री का उपयोग बंद कर दें। भोजन में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित करनी चाहिए। इसके साथ ही नियमित व्यायाम करना चाहिए। अब बच्चों, हम पढ़ेंगे नशीले पदार्थों के बारे में। नशीले पदार्थ आनंद का भ्रम उत्पन्न करने की दृष्टि से कई लोग विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ का उपयोग करते हैं। धीरे धीरे उन्हें इन पदार्थों की आदत पड़ जाती है और वे अधिक नशीले पदार्थों का उपयोग करने लग जाते हैं। प्रारंभ में जब नशा प्रारंभ किया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा, तो वो आनंद की प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है, परंतु धीरे धीरे यह एक आदत पड़ जाती है और जो छूटनी मुश्किल हो जाती है। कुछ नशीले पदार्थों की हम चर्चा करेंगे। गुटखा, तो पहला नशीला पदार्थ है गुटखा। सुपारी के टुकड़ों, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू, धातुओं के वर्क आदि पदार्थों के मिश्रण से गुटखा तैयार किया जाता है। बच्चों, आपने जगह जगह गुटखे के पाउच देखे होंगे, कुछ में तंबाकू डाला जाता है। पाउच संस्कृति, ये आ गया बच्चों, पाउच संस्कृति के प्रसार के कारण गुटखा हर गांव गली तक उपलब्ध है। गुटखे के प्रयोग से आर्थिक हानि के साथ साथ शारीरिक नुकसान भी होता है। जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाने से जबड़ा ठीक से नहीं खुलता, ऐसा सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग के कारण होता है। बच्चों, जो सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग है, ये 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के बारे में। तो बच्चों, ये भी महत्वपूर्ण है, इसे आप विशेष रूप से याद रखें। दूसरा, तंबाकू पादप निकोटियाना टोबैकम कुल सोलेनेसी की पत्तियों से प्राप्त
होता है। तंबाकू का पादप क्या है, कौन सा है, निकोटियाना टोबेकम। तंबाकू का पादप निकोटियाना टोबेकम, भूलना नहीं है दोस्त बच्चों। कुल इसका वंश है निकोटियाना टोबेकम, किस वंश का पादप है, सोलिनेसी पादप वंश का पादप है। ये पत्तियों से प्राप्त होता है। पत्तियों में 1 से 8% तक निकोटीन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। तो बच्चों निकोटीन नामक एल्केलॉइड चाय में भी पाया जाता है, लेकिन उसमें इसकी मात्रा कम होती है और तंबाकू में निकोटीन की मात्रा अधिक होती है। तंबाकू का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। अधिकांश लोग पान, गुटखे या चूने के साथ इसे चबाते हैं। तंबाकू के उपयोग से होने वाली हानियाँ। तंबाकू के नंबर 1, तंबाकू के निरंतर उपयोग से मुंह, जीभ, गले व फेफड़ों आदि का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। बच्चों आपको पता है कि तंबाकू के जो पाउच होते हैं उन पर आपने देखा होगा कि उन पे जो एक चेहरा बना हुआ होता है जिसमें उन्होंने कैंसर दिखा रखा होता है। नीचे लिखा होता है कि तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है। तंबाकू में उपस्थित नंबर 2 पे, तंबाकू में उपस्थित निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देती है, जिससे रक्त दाब व हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। बच्चों इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि मान लीजिए ये एक पाइप है, ये एक पाइप है और मान लीजिए ये रक्त प्रवाह हो रहा है इसके अंदर, इस पाइप के अंदर रक्त प्रवाह किया जा रहा है, इसमें रक्त प्रवाह किया जा रहा है। तंबाकू के सेवन से क्या होगा कि जो निकोटीन है वो इसकी दीवारों को मोटा कर देगा। ये जो दीवारें हैं इसको मोटा कर देगा और इसके अंदर जो रक्त बह रहा है वो उसके लिए स्थान कम रह जाएगा, तो जिसके कारण प्रेशर बढ़ जाता है। ये ब्लड प्रेशर का भी एक कारण है। ठीक है। नंबर 3, गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने पर भ्रूण विकास की गति मंद पड़ जाती है। जो गर्भवती महिलाएं हैं यदि वो तंबाकू का सेवन करती हैं तो उनके भ्रूण में पल रहा बालक पर वो जो शिशु है उसका विकास धीमा हो जाता है। नंबर 4 पर, सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम कर देती है। तो बच्चों यहाँ पर शब्द आया लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं? हमारे शरीर में 2 प्रकार की रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं और दूसरी लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कारण क्या है? ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। लेकिन सिगरेट के धुएं से क्या होता है? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर देती है। अगर लाल रुधिर कणिकाएं नहीं होंगी तो हमारे शरीर में के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा? इसलिए ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में सिगरेट का धुआं बाधा उत्पन्न करता है। सिगरेट, बीड़ी आदि के दुष्प्रभाव उसका सेवन करने वाले के साथ पास में बैठने वाले पर भी पड़ते हैं, क्योंकि वातावरण में फैला निकोटीन युक्त धुआं हवा के साथ उनके फेफड़ों में भी पहुंचता है। यही कारण है कि कानून बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगाई जाती है। तो बच्चों आपने सार्वजनिक स्थानों पर विशेषकर स्कूलों में देखा होगा कि लिखा होता है कि यहाँ पर धूम्रपान निषेध है। उसका कारण यही है कि निकोटीन हर एक व्यक्ति को प्रभावित करता है। जिसके भी सांस में निकोटीन जाएगा वो उसे प्रभावित करेगा। ठीक है। इसलिए सिगरेट, बीड़ी प्रत्यक्ष रूप से तो करते ही हैं प्रभावित, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी दूसरों को प्रभावित करते हैं। आगे है मदिरा, शराब, अल्कोहल। मदिरा कई प्रकार से बनाई जाती है, मगर सभी में नशे का कारण एक ही पदार्थ एथिल अल्कोहल होता है। बच्चों ये प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है कि शराब में नशे का कारण क्या होता है? अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। इसका सूत्र है C2H5OH। ठीक है। विभिन्न प्रकार की मदिराओं में इसका प्रतिशत भिन्न भिन्न होता है। मदिरा सेवन के मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव। मदिरा सेवन से मानव स्वास्थ्य पर क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं ये देखेंगे हम। मदिरा पान से अल्कोहल रक्त प्रवाह द्वारा यकृत में पहुंच जाता है। अधिक मात्रा में उपस्थित अल्कोहल को यकृत एसिडलिड्राइज्ड में बदल देता है, जो एक विषैला पदार्थ है।
तो मदिरापान से अल्कोहल जो होती है, जो नशा होता है, वो यकृत तक पहुंच जाता है और यकृत में एक विषैला पदार्थ निर्मित कर देता है, ठीक है, जिससे यकृत को बहुत हानि होती है। तो आपने अक्सर देखा होगा या सुना होगा कि जो मदिरापान करते हैं व्यक्ति, उनका यकृत यानी लीवर खराब हो जाता है। तो उसका कारण यही है कि मदिरा, उसमें अल्कोहल होती है, वो उसे विषैला बना देती है। नंबर 2, मदिरा के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर का सामंजस्य एवं नियंत्रण कमजोर हो जाता है, जिससे कार्य क्षमता क्षीण हो जाती है, दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। तो बच्चों, आपने सुना होगा कि शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए। इसका कारण भी यही है कि व्यक्ति के शरीर में सामंजस्य नहीं रहता, जिसके कारण एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्कोहल से स्मरण क्षमता में कमी आती है तथा तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन सिस्टम प्रभावित होता है। इसके प्रभाव से वसीय यकृत रोग हो जाता है, जिससे प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, ये मदिरा के दुष्प्रभाव हैं जो मानव स्वास्थ्य पर पड़ते हैं। ये आपसे पूछ लिए जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर का प्रश्न आता है। तो इसको आपको विशेष रूप से याद रखना है, विशेष रूप से इस प्रश्न को आपको याद रखना है। इसके प्रभाव से, शराब के प्रभाव से वसीय यकृत रोग हो जाता है, जिससे प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तथा सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। तो शराब के उपयोग से आर्थिक स्थिति भी खराब होती है, ये तो जाहिर सी बात है। अब हमने पढ़ा तंबाकू, गुटखा, शराब। अब हम बहुत बड़ा नशा पढ़ने जा रहे हैं, अफीम। अफीम पादप पेपेवर सोमनिफेरम के कच्चे फल से प्राप्त दूध को सुखाने से बनता है। तो अफीम किससे बनता है? पेपेवर सोमनिफेरम के कच्चे फल से प्राप्त दूध को सुखाने से बनता है। इस दूध में लगभग 30 प्रकार के अल्कोलॉइड पाए जाते हैं। बच्चों, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि दूध में जो अफीम का पादप से दूध प्राप्त होता है, उसमें कितने प्रकार के अल्कोलॉइड पाए जाते हैं? 30 प्रकार के अल्कोलॉइड पाए जाते हैं। इनमें प्रमुख कौन से हैं? इनमें प्रमुख है मार्फिन, कोडिन, निकोटिन, सोमनिफेरम, पेपेवरिन। मार्फिन व कोडिन का प्रयोग दर्द निवारक दवा बनाने में किया जाता है, इस कारण इसकी खेती भी की जाती है। शांति व आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए अफीम या उससे बने नशीले पदार्थ हेरोइन का उपयोग किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गम या खुशी के अवसरों पर अफीम की मनुहार करने की प्रथा आज भी प्रचलित है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई माताएं अपने बच्चे को सुलाने के लिए भी अफीम का प्रयोग, ठीक है। तो अब है अन्य नशीले पदार्थ। कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, ड्रग्स आदि अन्य पदार्थ भी मादक पदार्थों के रूप में प्रचलन में हैं। दवाओं का निर्माण व्यक्ति का कष्ट दूर करने के लिए किया जाता है, किंतु आज दवाएं भी नशा बन गई हैं। तो बच्चों, कुछ लोग दवाओं का भी गलत उपयोग कर रहे हैं। तो ये हमने पढ़े बच्चों नशीले पदार्थ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? गुटखा। फिर हमने पढ़ा तंबाकू। फिर हमने पढ़ी शराब। चौथा नशीला पदार्थ अफीम। 5वें अन्य। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे खाद्य पदार्थों में। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे खाद्य पदार्थों में मिलावट। कम परिश्रम व कम खर्च में अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से लोग खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं। ये तो आपको पता है बच्चों कि हमें जो लोग मिलावट करते हैं उनका मानना है कि हमें कम परिश्रम करना पड़े, खर्चा भी कम लगे, लेकिन हमारा मुनाफा ज़्यादा हो, इसी उद्देश्य से। लेकिन वो दूसरों का स्वास्थ्य नहीं देखते, उन्हें सिर्फ खुद से मतलब होता है। तो मिलावट इस हद तक बढ़ गई है कि जीवन रक्षक दवाइयों में भी मिलावट की जा रही है। मसालों, चावल, आटा आदि मौलिक खाद्य सामग्री में मिलावट की जा रही है। नीचे मैंने लिखा है बच्चों विशेष करके क्यों लिखा है? क्योंकि ये बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न। कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय
इनमें फास्फोरिक अम्ल डाला जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स, बच्चों कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते होंगे, आपको पसंद भी होगी। तो इसके निर्माण के समय इसमें फास्फोरिक अम्ल डाला जाता है जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। उसमें लोहे तक को गलाने की क्षमता होती है। तो सोचिए बच्चों, कोल्ड ड्रिंक्स में डाला जाने वाला अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, इतना घातक होता है कि लोहे तक को गला सकता है। तो सोचिए आपके दांतों का, आपके शरीर का वो क्या हाल कर सकता है। इसी तरह इसमें मिला एथिल ग्लाइकोल रसायन पानी को 0 डिग्री तक नहीं जमने देता। इसे आम भाषा में मीठा जहर कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मीठा जहर किसे कहते हैं, एथिल ग्लाइकोल को मीठा जहर कहते हैं। इसी प्रकार बोरिक, एरिथोर्बिक और बेंजोइल अम्ल मिलकर कोल्ड ड्रिंक्स को अति अम्लता प्रदान करते हैं, जिससे पेट में जलन, खट्टी डकारें, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी और हड्डियों के विकास में अवरोध उत्पन्न होता है। कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 ppS पारा डाला जाता है, जो स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर व मांसपेशियों के लिए घातक है। बच्चों, ये पारा आपने देखा होगा, जो डॉक्टर के पास थर्मामीटर होता है उसमें पारा होता है। तो 0.4 ppS पारे के मापक इकाई है। ठीक है, ये भी कोल्ड ड्रिंक्स में डाला जाता है। तो बच्चों, कोल्ड ड्रिंक्स एक प्रकार से जहर से कम नहीं है, तो हमें कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको ठंडा पसंद है, ठंडी चीज़ें पसंद है, तो आप हमारे भारतीय जो पेय पदार्थ हैं उनका सेवन करें। ठीक है। अब मिलावट एक बहुत बड़ी समस्या है और इसे रोका जाना अति आवश्यक है। बच्चों, सरकारों द्वारा भी मिलावट को रोकने के लिए प्रयास किए जाते हैं, लेकिन उन पर कुछ समय बाद गौर नहीं होने के कारण कानून रद्द हो जाते हैं या फिर कानून विफल हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और ये लेसन अब आपका जो प्रथम लेसन है वो पूरा हो चुका है। ये इसका दूसरा भाग है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और बच्चों, इसके बाद मैं अगला वीडियो इस लेसन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का डालूँगा। जो प्रश्न आपकी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, उन्हें हम विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।